प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण का पाठ 16 है, जिसका नाम है वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद का व्याख्यान 1 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य भी करेंगे। बेटा, यह पाठ जो है एक ही व्याख्यान का है, जिसमें हम वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंगों के बारे में, वाक्य के भेदों के बारे में, उनके जो भेद हैं उन्हें किन आधारों पर बांटा गया है, फिर कितने उसके भेद हैं और भेदों के भी यदि और भेद हैं तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ पुस्तक में जो आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य दिया है, वो अभ्यास कार्य भी हम इसी व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ के सार की ओर, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। क्या पढ़ रहे हैं हम? वाक्य की परिभाषा। उद्देश्य तथा विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वो क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। तो हमने पढ़ी परिभाषा, अब है वाक्य की रचना। हमने परिभाषा में अभी पढ़ा कि उद्देश्य और विधेय। तो सामान्यतः वाक्य की रचना 2 अंशों से होती है, उद्देश्य तथा विधेय। ठीक है, तो अब हम उद्देश्य और विधेय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कि कर्ता, वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ हम कह रहे हैं, जो भी कुछ कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? विधेय। उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, उद्देश्य हमारे पास है बच्चे, विधेय मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण सभी लोग, उद्देश्य, विधेय क्या है? आज मेले में जा रहे हैं। तो यानी कि बच्चे और सभी लोग, यानी कि कर्ता क्या है यहाँ पर? उद्देश्य है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है, कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? विधेय। उद्देश्य बच्चे, विधेय मैदान में खेल रहे हैं। दूसरे उदाहरण में उद्देश्य है सभी लोग, विधेय क्या कर रहे हैं? आज मेले में जा रहे हैं। तो हमने अब तक पढ़ा क्या कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो करता है, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय जो कुछ भी करता, यानी उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, वो सारा कुछ क्या है? विधेय। हमने उदाहरणों से जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा हमारे पास हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत मायने बांटा जाता है। तो पहला आधार क्या है? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य की रचना किस प्रकार की है, इस आधार पर वाक्य के 2 भेद किए जाते हैं। तो कौन से हैं वो 2 भेद? पहला है सरल वाक्य और दूसरा है जटिल वाक्य। सरल वाक्य और जटिल वाक्य। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सरल और जटिल वाक्य के बारे में विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सरल वाक्य के बारे में।
सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आगरा जाऊंगा, एक ही क्रिया हो रही है, जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? आगरा। पिताजी कल आ रहे हैं। तो हमने अब तक पढ़ा सरल वाक्य। सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया होती है। जैसे उदाहरण हमने पढ़े, मैं आगरा जाऊंगा, पिताजी कल आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास है जटिल वाक्य। कौन सा वाक्य? जटिल वाक्य। जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। हमने परिभाषा पढ़ी कि जटिल वाक्य कैसा वाक्य होता है? जब कई सरल वाक्य मिलकर एक बड़ा वाक्य बनाते हैं। तो जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं। जैसे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया। तो पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। तो दो वाक्य जुड़े हैं किससे? तथा से। और दूसरे वाक्य में जो है, जो लड़का झूठ बोल रहा था, कौन सा लड़का? जो झूठ बोल रहा था, वो कहाँ क्या हुआ? वह चला गया। तो ये कौन से वाक्य हैं? जटिल वाक्य। अब हम जानेंगे कि जटिल वाक्य जो है उसके भी आगे भेद हैं। तो जटिल वाक्य के भेद। जटिल वाक्य के दो भेद हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य बेटा? संयुक्त वाक्य। और दूसरा है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, तो पहले संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। जिस जटिल वाक्य में सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, अर्थात ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई प्रधान और न ही कोई आश्रित, वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी कि उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये सभी उपवाक्य प्रायः किससे जुड़े रहते हैं? समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ उदाहरण जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास उदाहरण है, दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। अब एक क्रिया हो रही है दादाजी सो रहे थे और दूसरी हो रही है बच्चे खेल रहे थे। तो समान स्तर की क्रिया है ये। मैं तो यहीं रहूंगा पर आपको जाना होगा। अब पर से जुड़ गया ये वाक्य कि एक को जाना है और एक यहीं रहेगा। आप यहीं रुकेंगे या मेरे साथ घर चलेंगे? तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय और पर या इनसे दो वाक्य जो हैं क्या हुए हैं? जुड़े हैं। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं बेटा? संयुक्त वाक्य। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर। संयुक्त के साथ जो हमें दूसरा भेद है हमारा मिश्रित वाक्य। तो अब है मिश्रित यानी मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो कौन सा वाक्य? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर क्या है? आश्रित। उदाहरण, गुरुजी ने कहा है। क्या कहा है गुरुजी ने? कि आप सब लोग अपना काम करते रहें। यानी कि सब लोगों का अपना काम करते रहना किस पर आधारित है? गुरुजी के कहने पर। वह कमीज फट गई जिसे मैंने बाजार से खरीदा था। मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है।
मैं नहीं आ सकूंगा। अब मेरा न आना किस पर निर्भर है? मेरे बेटे के बीमार होने पर, यानी कि मेरा बेटा बीमार है इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। और कौन सी कमीज फट गई जिसे मैंने बाजार से खरीदा था? गुरुजी ने क्या कहा कि सब लोग अपना काम करते रहें। तो सब लोगों का काम करना किस पर निर्भर है? गुरुजी के कहने पर। ठीक है, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य। अब हम बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हमने पहले जो भेद किए वो रचना के आधार पर थे। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8। तो निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। पहला है कथनात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में सामान्य कथन होता है, जिन वाक्यों में सामान्य कथन होता है उन्हें कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इन्हें विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है। तो पहला हमने पढ़ा कथनात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में सामान्य कथन होता है उन्हें क्या कहते हैं? कथनात्मक वाक्य कहते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है? विधानार्थक वाक्य। तो अब हम जानेंगे कुछ उदाहरण। बच्चे शोर कर रहे हैं, कथनात्मक कथन है। दूसरा है हमारे पास मीरा डॉक्टर है। तीसरा वाक्य जो हम ले रहे हैं वो है बारिश हो रही है। बच्चे शोर कर रहे हैं, मीरा डॉक्टर है, बारिश हो रही है। दूसरा है हमारे पास निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक मायने नहीं। जिन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है उन्हें निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी में प्रायः न, नहीं तथा मत, यानी कि क्या क्या लगा देखेंगे आप? न, नहीं तथा मत लगाकर निषेधात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। उदाहरण जैसे बच्चे शोर नहीं कर रहे। बच्चे शोर नहीं कर रहे, मीरा डॉक्टर नहीं है। तुम यहाँ मत बैठो। तो नहीं, मत। आगे है तीसरा हमारा भेद आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहीं बैठो। तुम यहीं बैठो। बाजार से घी लेते आना। तुम यहीं बैठो, बाजार से घी लेते आना, अपना अपना काम कीजिए। तो ये क्या है? हमारा अर्थ के आधार पर तीसरा भेद आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति ये जो भाव है ये प्रकट किए जाते हैं। अब है नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जाता है? प्रश्न। जैसे आप लोग कहाँ रुकेंगे? आप लोग कहाँ रुकेंगे? दूसरा प्रश्न, दूसरा वाक्य है यह घर किसका है? तीसरा वाक्य क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? तो प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। अब है अर्थ के आधार पर पांचवा भेद इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए क्या करता है? इच्छा व्यक्त करता है। इच्छार्थक से ही पता चल गया।
उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे। चलो अब चलते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। चलो अब चलते हैं। काश मैं पास हो जाता। तो ये हमारा है इच्छार्थक वाक्य। अगला है बेटा संभावनार्थक वाक्य, जहां संभावना, जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का संभावना होती है, जहां का भाव प्रकट करता है, उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे लोग आज आएं। शायद वे लोग आज आएं। हो सकता है बारिश न आए। हो सकता है बारिश न आए। संभवतः आज पिताजी आए। शायद, हो सकता है, संभवतः, ये सारे क्या हैं? संभावनार्थक वाक्यों के उदाहरण। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर फूल है। शाबाश, ऐसे ही पढ़ाई किया करो। पहला वाक्य हमने क्या पढ़ा? ओह कितना सुंदर फूल है। शाबाश, ऐसे ही पढ़ाई किया करो। और तीसरा वाक्य है वाह आपने तो कमाल ही कर दिया। चौथा, हाय मैं क्या करूं। ओह कितना सुंदर फूल है। शाबाश, ऐसे ही पढ़ाई किया करो। वाह आपने तो कमाल ही कर दिया। हाय मैं क्या करूं। ये सारे क्या हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। आठवां है संकेतार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य? संकेतार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को, किसी न किसी शर्त को पूरा किया जाता है, उन्हें संकेतार्थक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। तो इनका दूसरा नाम शर्त बोधक वाक्य। जैसे अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। अगर पढ़ते तो पास हो जाते। अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुकूंगा। अगर पढ़ते तो पास हो जाते। यदि योगासन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। तो बेटा ये हमने पढ़े अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब है बेटा अभ्यास कार्य। ये पाठ कौन सा है? पाठ 16, वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद। पहला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? हमने अभी पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अब यहाँ पर आपको प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट करना है। तो हम बता रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य और जटिल वाक्य। तो पहले हम पढ़ रहे हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य, मैं आगरा जाऊंगा। पिताजी कल आ रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरा है जटिल वाक्य। जटिल वाक्य के दो भेद हैं। हमने जटिल वाक्य में दो भेद पढ़े, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो पहले संयुक्त वाक्य, दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। जब आपने पाठ पढ़ा तो आपने ये उदाहरण भी पढ़ा था। आप यहीं रुकेंगे या मेरे साथ
घर पर चलेंगे। जटिल वाक्य का दूसरा भेद मिश्र वाक्य। गुरुजी ने कहा है कि सब लोग अपना काम करते रहें। पहला उदाहरण क्या लिया हमने? गुरुजी ने कहा है कि सब लोग अपना काम करते रहें। दूसरा उदाहरण, वह कमीज फट गई जिसे मैंने बाजार से खरीदा था। मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। तो जटिल वाक्य के कितने भेद? 2, संयुक्त और मिश्र। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? सभी का नाम लिखिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले हम बताएंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। पहला कथनात्मक, नाम दिया ये हमने, और अब हम दे रहे एक उदाहरण, बच्चे शोर कर रहे हैं। दूसरा निषेधार्थक, मीरा डॉक्टर नहीं है। तीसरा आज्ञार्थक, तुम यहीं बैठो, तुम यहीं बैठो। चौथा प्रश्नवाचक, आप लोग कहाँ रुकेंगे? अब है पांचवा भेद, और पांचवा भेद है इच्छार्थक। चलो अब चलते हैं। छठा भेद है बेटा संभावनार्थक। संभवतः आज पिताजी आए। संभावना, संदेह। विस्मयादि बोधक, ओह कितना सुंदर फूल है। आठवां है संकेतार्थक, अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। ये थे हमारे अर्थ के आधार पर 8 भेद। तो बढ़ते हम अपने अगले तीसरे प्रश्न की। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय छांटिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो हमें इन वाक्यों में से क्या छांटना है? उद्देश्य और विधेय। मैंने कल दावत में सबको बुलाया है। तो उद्देश्य क्या है? मैंने। विधेय, कल दावत में सबको बुलाया है। दूसरा वाक्य है, लड़कियां इधर काम नहीं करेंगी। उद्देश्य लड़कियां, विधेय इधर काम नहीं करेंगी। अगला वाक्य है, वे लोग बहुत झूठ बोलते हैं। वे लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो उद्देश्य क्या है? वे लोग। और विधेय क्या है? बहुत झूठ बोलते हैं। चौथा वाक्य, नीली साड़ी वाली लड़की कहाँ चली गई? तो उद्देश्य क्या है? नीली साड़ी वाली लड़की। विधेय, कहाँ चली गई? पांचवा वाक्य, आप लोग यहीं रुकिए। उद्देश्य आप लोग। विधेय यहीं रुकिए। अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य अलग कीजिए। तो अब कुछ वाक्य हैं जिनमें आपको मिश्र वाक्य यानी कि प्रधान उपवाक्य और जो उस पर आश्रित है उसको अलग करना है। तो गांधी जी ने कहा था कि हम सत्य और अहिंसा से ही आजादी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? गांधी जी ने कहा था। आश्रित उपवाक्य कि हम सत्य और अहिंसा से ही
आजादी प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था, यानी कि सत्य और अहिंसा से आजादी प्राप्त की जा सकती है। ये बात किसके कहने पर आधारित थी? गांधी जी के। तो हमारा प्रधान उपवाक्य क्या है? गांधी जी ने कहा था। और आश्रित उपवाक्य कि हम सत्य और अहिंसा से ही आजादी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वाक्य है हमारे पास, वह लड़की जो इस मकान में रहती थी, वह लड़की जो इस मकान में रहती थी न जाने कहाँ चली गई। प्रधान उपवाक्य, न जाने कहाँ चली गई। और आश्रित वाक्य, कौन कहाँ चली गई? वह लड़की जो इस मकान में रहती थी। तीसरा वाक्य है हमारे पास, जहां आज ये इमारतें खड़ी हैं, जहां आज ये इमारतें खड़ी हैं वहां पहले गड्ढे थे। अब प्रधान उपवाक्य क्या है? वहां पहले गड्ढे थे जहां आज ये इमारतें खड़ी हैं। तो प्रधान उपवाक्य वहां पहले गड्ढे थे। आश्रित उपवाक्य जहां आज ये इमारतें खड़ी हैं। चौथा वाक्य है हमारे पास, हम लोगों ने उस मकान को बेच दिया। किस मकान को? जिसकी दीवार गिर गई थी। कौन सा मकान बेचा गया है जिसकी दीवार गिर गई? तो प्रधान उपवाक्य, हम लोगों ने उस मकान को बेच दिया। कौन सा? जिसकी दीवार गिर गई थी। आश्रित उपवाक्य, जिसकी दीवार गिर गई थी। पांचवा है, मैं चाहता हूं कि एक सफल वैज्ञानिक बनूं। तो प्रधान उपवाक्य, मैं चाहता हूं। और आश्रित उपवाक्य, क्या चाहता हूं? कि एक सफल वैज्ञानिक बनूं। मैं चाहता हूं कि एक सफल वैज्ञानिक बनूं। अगला है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक तथा संकेतार्थक वाक्य पहचान कर लिखिए। तो पहला वाक्य, अगर आज भी बारिश आई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। संकेतार्थक। अगर आज भी बारिश आई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। संकेतार्थक, क्या आपकी तबीयत खराब है? प्रश्नवाचक, क्या आपकी तबीयत खराब है? प्रश्नवाचक, मुझसे बात मत करो। नहीं, मत, किसमें है ये? निषेधात्मक। धत, सब गड़बड़ कर दिया। विस्मयादि बोधक। तो हमारे पास अगला वाक्य है, आप यहीं बैठिए। ये वाक्य है आज्ञार्थक। कौन सा वाक्य है बेटा? आज्ञार्थक। तुम्हें किससे बात करनी है? किससे, यानी प्रश्नवाचक। सातवां वाक्य हमारे पास है, मैं आपसे नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती यानी निषेधात्मक। और आठवां वाक्य है, हाय मैं मर गया। अब हाय विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये वाक्य है विस्मयादि बोधक। कौन सा वाक्य है बेटा? विस्मयादि बोधक। आगे नौवां वाक्य की ओर, यदि तुमने झूठ बोला तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा। अब यदि संकेतार्थक। 10वां वाक्य है, चलो चलो यहां से भागो। ये है आज्ञार्थक। तो ये 10 वाक्य थे हमारे पास। गृह कार्य पाठ 16 वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद का अभ्यास कार्य पुस्तक में करना है। यानी कि ये जो 5 प्रश्न आपको कराए गए, इसमें आपको पहला और दूसरा प्रश्न तो उत्तर पुस्तिका में करना है, और बाकी 3 प्रश्न अब जो भी आपको अभी कराए गए वो कहाँ करने हैं? पुस्तक में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।